इससे सिर्फ मुसलमानों में ही रोष नहीं है, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में जो इसके खिलाफ जो माहौल बन रहा है उसको देखते हुए कोर्ट्स को खुद भी संज्ञान लेना चाहिए इसका कि जानबूझ के शरारत हो रही है। कुरान की 26 आयतों के खिलाफ जबान खोलने वाला वसीम रिजवी, जिसको सुप्रीम कोर्ट से तकड़ी फटकार लगी थी और 50,000 का जुर्माना लगा था, उसकी हिमाकतों के जो कदम है वो रुक नहीं रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब वसीम रिजवी नरसिंहानंद सरस्वती के पास पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने एक किताब उसको गिफ्ट की, जिस किताब का नाम था मोहम्मद। उस किताब को लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ है और उसमें जो उसने शब्द इस्तेमाल किए हैं और वसीम रिजवी ने जिस तरह से बयान दिया है, उस बयान को लेकर मुसलमानों में काफी गुस्सा है। मेरे साथ पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा। पराचा साहब, जिस तरह से नरसिंहानंद और वसीम रिजवी ये दोनों लगातार इस्लाम के खिलाफ और प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इन तमाम चीजों में कार्रवाई हो सकती है, नहीं हो सकती, या बयान देने पर कोई कार्रवाई होती नहीं? कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कार्रवाई जो होनी चाहिए वो वहां नहीं हो रही। हम जिस इंसान का नाम ले रहे हो आप, वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा वो है जो उसके पीछे हैं, जो उसको इस काम के लिए आगे कर रहे हैं। वो तो एक बेचारे एक ऐसा शख्स है, उस पर मुझे रहम भी आता है कि वो उसके परिवार वालों ने भी उसको तर्क कर दिया, लेकिन चोरी इतनी ज्यादा कर रखी है, इतने सारे मुकदमे हैं, तो जो जो मुखबिर कैसे बनते हैं? तो वही है कि अब उनके ऊपर इतने सारे मुकदमे, या तो वो वैसे ही झेल रहे हैं, तो जब इतने सारे मुकदमे हैं उनके ऊपर तो मजबूरी में उनको अब यति नरसिंहानंद जैसे, ये तो और इनके भी जो बड़े हैं नरसिंहानंद साहब के, वो सब लोग इन्हें मजबूर कर रहे हैं, एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर इससे सिर्फ मुसलमानों में ही रोष नहीं है, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में जो इसके खिलाफ जो माहौल बन रहा है उसको देखते हुए कोर्ट्स को खुद भी संज्ञान लेना चाहिए इसका कि जानबूझ के शरारत हो रही है मुल्क को कमजोर करने की। और दूसरी बात यह है कि हम सब लोगों को भी इसमें एक मजबूत कार्रवाई करनी चाहिए, जो हम नहीं कर रहे हैं, और कानूनी कार्रवाई में एहतजाज भी होते हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है, जैसा आपने कहा कि कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए इसमें, तो कोर्ट की तरफ से खुद से लिया जा सकता है या उसमें कोई शिकायत दर्ज कराई जाएगी? कोर्ट खुद भी ले सकती है। जिस बड़े लेवल पे साजिश होके काम हो रहा है, जो आपको जाहिर नजर आ रहे हैं, मैं उनका नाम भी नहीं लेता हूँ कभी भी, इसलिए वो एक बहुत छोटा टूल है, उनकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जो उनके पीछे बैठे लोग नागपुर में या दूसरी जगह जो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, मुकदमा और कॉग्निजेंस कोर्ट्स को उनके खिलाफ लेनी चाहिए। कि पुलिस जो है, जो हर जगह, त्रिपुरा में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, खुद ही स्वतः संज्ञान लेके एफआईआर दर्ज कर रही है, ये उनको एफआईआर दर्ज करने के लिए नजर नहीं आ रहा। जहां तक यति नरसिंहानंद जी का बात है, उनकी भी बात एक बार आप साफ समझ लीजिए, उनकी जो बुनियादी प्रॉब्लम है वो महिलाओं से भी है, और एक मजहब ऐसा है, इस्लाम मजहब, जिसने महिलाओं को सबसे पहले राइट्स दिए थे, तो उनकी भी जो इस्लाम के बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, जस्टिस और इंसाफ और बराबरी सबके लिए, उससे यति नरसिंहानंद जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मनुवादी मानसिकता के हैं, उनको बुनियादी प्रॉब्लम है, और महिलाओं के प्रति जो उनकी नफरत है वो इस्लाम के ऊपर निकालना चाहते हैं, तो इसको उस नजर से भी देखना चाहिए। अच्छा, आपने अभी कहा कि हम लोग भी अपनी तरफ से वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग उस तरह से नहीं कर रहे हैं जिस तरह करनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए फिर उसमें, कहाँ कमी नजर आ रही है? बड़े लेवल पे पीसफुल एहतजाज होने चाहिए, पहली बात। दूसरा, तंजीमों को इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने चाहिए, प्रिंसिपल की तरफ, ये इंसान की तरफ नहीं, जो साजिश करवा करके ये काम करा रहे हैं, इससे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने चाहिए। देखिए, तुरंत मसला हल हो जाएगा। हमारी जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, अभी पर्सनल लॉ बोर्ड की भी मीटिंग है अभी कानपुर में 20 और 21 को, मैं ये मसला वहां भी उठाऊंगा, तो और बड़े मजबूत तरीके से उठाने की कोशिश करूंगा। इन तंजीमों की मुशावरत है, जो रिकग्नाइज तंजीमें हैं, उनको उठानी चाहिए, और अगर वो एफआईआर कराने की कोशिश करते हैं इस शख्स के खिलाफ, तो वो मैं नहीं समझता ठीक काम होगा। आरएसएस और बीजेपी और इनके जो दूसरे दल हैं, उनके खिलाफ एफआईआर करानी चाहिए, क्योंकि वो है असली और ये सिर्फ एक मुखौटा है। लेकिन जब ये मुखौटा है तो इनके खिलाफ जब नई दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो एफआईआर दर्ज भी हो जाती है, कंप्यूटर पे चढ़ भी जाती है,
लेकिन कार्रवाई उन पर नहीं होती, तो कैसे फिर ये अंदाजा लगाया जाए, क्योंकि जब मोहरों के ही खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है तो फिर बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? तो एफआईआर का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है फिर। मोहरों को बचाने के लिए पीछे बैठे होते हैं उनके मालिक। मालिक को बचाने के लिए कौन सा मालिक आएगा? इसलिए मालिकों पे करनी चाहिए, मोहरों पे बाद में करनी चाहिए। मोहरों पे भी करनी चाहिए, लेकिन मोहरों को मोहरे की तरह अपनी कंप्लेंट में बताना चाहिए, मालिकों को मालिकों की तरह से। तो इसमें आरएसएस और बीजेपी और इनके जितने भी संगठन है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, मुल्क को तोड़ने की, मुल्क को कमजोर करने के लिए और चाइना और पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब हालात मुल्क में पैदा करके जानबूझ के। ये बुनियादी देशद्रोह का मुकदमा है, जिसका जिसका मुकदमा दर्ज मालिकों के ऊपर होना चाहिए। एक सवाल मेरा उस किताब को लेके रहेगा आपसे कि वो जो किताब छापी गई है, जिस पब्लिकेशन ने छापी है, और उसके बाद अब तैयारी ये चल रही है कि उस किताब को पूरे भारत में मुसलमानों तक भी पहुंचाया जाए, हिंदुओं तक भी पहुंचाया जाए और सब उस किताब को पढ़ें। तो ऐसा क्या हो सकता है कि वो किताब रुक जाए या लोगों तक ना पहुंचाई जाए, क्योंकि उसमें हजरत मोहम्मद की शान में गुस्ताखियां की गई हैं और वो बाकायदा किताब के टाइटल से ही साबित हो रहा है। पैसा कहाँ से आएगा इनके पास? पहली बात, पैसा स्पॉन्सर वहीं से होगा। ये किताब पे एफआईआर दर्ज करके बैन कौन नहीं लगाएगा? जो सरकारें चल रही हैं वो नहीं लगाएंगी। तो मुकदमा और कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, मालिकों के ऊपर, और मजबूत तौर से होनी चाहिए। इंडिविजुअल लोगों को नहीं करना चाहिए, बड़ी बड़ी तंजीमें जो हैं उनको करना चाहिए, अगर उन्हें रसूल खुदा से मोहब्बत है तो। अच्छा, मुसलमानों को एक मशवरा लगातार दिया जाता है, जो मैं बार बार सुनता भी हूँ और हमने बहुत सी स्टोरी कवर की है, तो उसमें ये बात नजर भी आती है कि मुसलमान खामोश रहें, अपनी आवाज ना उठाएं और संवैधानिक तरीके से आवाज उठाएं, थोड़ा कम आवाज उठाएं या प्रोटेस्ट ना करें, सड़क पर ना उतरें, यानी एक तरह से कहा जाता है कि खामोश रहें। तो आपका मशवरा क्या है? आप कुछ अलग मशवरा देना चाहेंगे? जो लोग ऐसा बोलते हैं वो साजिश में शामिल है। सीधा मैं तो यही कहना चाहूंगा, संवैधानिक तरीका जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा तरीका है वो है पीसफुल प्रोटेस्ट का। जो व्यक्ति पीसफुल प्रोटेस्ट से मना करता है वो संविधान के खिलाफ सलाह दे रहा है। संविधान का बेसिक जो है विल ऑफ द पीपल, विल ऑफ द पीपल पीसफुल प्रोटेस्ट से पता लगती है सबसे बड़ी तरीके से। क्योंकि कोई भी सरकार देखिए आप, अगर हम वोटों को ही गिनती माने तो एक तो कितने % लोग वोट ही देते हैं, एक बड़ा तबका वोट ही नहीं देता है। दूसरा, जो सरकारें बनती हैं वो 50% से ऊपर की सरकारें नहीं बनती हैं कहीं भी। तो असली तरीका जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट का है, वो संवैधानिक तरीका है, वो कानूनी तरीका है। उसके खिलाफ जो भी सलाह देता है वो साजिश का हिस्सा है। मुसलमान सब्र से काम लें, ऐसी सलाह दी जाती। सब्र से तो लेना ही चाहिए काम। तो फिर उसमें वही हो गया ना कि आवाज ना उठाएं, थोड़ा सब्र रखें, नहीं, धीरज रखें। धीरज रख के आवाज उठाएं, प्लानिंग करके तरकीब से, अच्छा, प्लानिंग करके तरकीब से, संवैधानिक कानूनी तरीके से आवाज उठाएं और इतनी मजबूत आवाज उठाएं पीसफुल तरीके से कि बड़े बड़े कान, और पीसफुल तरीका सबसे ताकतवर तरीका है। और वो संयम से ही होता है काम, वो प्लानिंग से ही होता है, वो तंजीम से ही होता है काम। इश्तियाल में आके जोश जज्बात में नुकसान होता है, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट करना सबसे अच्छा कारगर तरीका है, वो करें। कानूनी कार्रवाई भी की जाए कोर्ट में, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट सबसे जहम। अच्छा, आप लोगों की तरफ से, क्योंकि आप तो खुद लगातार इन चीजों में आगे आते रहते हैं और काम करते रहते हैं, तो आपकी तरफ से भी इसमें कोई स्टेप अपनी तौर पे लिया जाएगा कि जिस तरह से ये एक बड़ी साजिश है, क्योंकि अब तक जो होता रहा अगर उसके मद्देनजर इसको देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है अब, क्योंकि वसीम रिजवी की तरफ से तो अब बहुत कुछ ऐसा कहा गया है। देखिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा वर्क ओवरलोड मेरे पर है, तो अकेले ये काम करने में मेरी सेहत आप लोग देख भी रहे हैं, पहले से खराब भी हो गई है, ये सब हो रहा है। मुझे मदद की जरूरत है, सिर्फ इतनी कि जो बड़ी तंजीमें हैं वो सामने आए। जो कई तंजीमें हैं, जैसे अभी तहरीक फरोग इस्लाम है, वो त्रिपुरा में मौलाना कमर उस्मानी पिछले 7 दिन से भी ज्यादा से जेल में है। और त्रिपुरा में शुरुआत इसीलिए हुई थी कि रसूल खुदा के खिलाफ वहां नारे लगे थे और वहां बदतमीजी की गई थी, तो बुनियाद उसकी वहीं से थी जो विश्व हिंदू परिषद वालों ने की थी। तो कुछ तंजीमें हैं, बाकी सब तंजीमों का आके कम से कम तहरीक फरोग इस्लाम को ही सपोर्ट करना चाहिए, अगर वो खुद सामने नहीं आती तो। ये सब चीजें करनी पड़ेंगी जब भी कुछ होगा। और शुक्रिया INN चैनल से बातचीत करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुसलमान धीरज तो रखें, सब्र से काम लें, लेकिन एहतिजाज का जो रास्ता है उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। आवाज लगातार इन मुद्दों को लेकर उठाई जानी चाहिए। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।